हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द एंजाइम्स और प्रोबेबली एंजाइम्स के ऊपर। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे बायो एनर्जेटिक्स वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो उसको जाने से पहले जो छोटी सी बात एंजाइम के बारे में रह गई है हमारी, वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने एंजाइम्स के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो अपने देखे। पार्ट्स इन द सेंस कि हमने देखा एंजाइम कैसे काम करती है, उसके बाद उसको कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से भी देखने की कोशिश की। सिर्फ मैथमेटिकल नहीं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा हमने सब कुछ। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ही अपना एंजाइम इनहिबिशन के बारे में भी स्टडी किया था, है ना। कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्लास भी कह सकते हो आप। क्लास तो नहीं है वैसे हमने, क्योंकि अपने क्लासिफिकेशन में 6 क्लासेस स्टडी करी थी। एक और 7th क्लास आएगी, बट अगेन इन योर हायर स्टैंडर्ड्स, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते। एक स्पेशल कैटेगरी होती है कुछ हमारे एंजाइम्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक। इस एलोस्टेरिक एंजाइम का, चलो मैं नाम का डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़। देखो, इसको अगर आप नाम को तोड़ेंगे तो इसके नाम को टूटने में हमको मिलेगा एलो, दैट मीन्स अनदर, ठीक। और उसके बाद मिलेगा हमें हमारा स्टेरिक, इसका मतलब होता है साइड। तो ये तो हो गया हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम, दैट मीन्स सिर्फ हमने हमें इसका नाम को तोड़ के देखा है। अब इस एलोस्टेरिक एंजाइम को समझने के लिए आपको एक और तरीके की एंजाइम समझनी पड़ेगी। हूबहू एलोस्टेरिक एंजाइम भी वही, एक्चुअली में उस बड़ी सी क्लास का एक छोटा सा पार्ट है ये एलोस्टेरिक एंजाइम। तो वो बड़ा सा पार्ट क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वो है हमारा रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। ठीक, ये है हमारा एक वो क्लास जिसके अंदर एलोस्टेरिक एंजाइम्स हमारे इंक्लूड होते हैं। अब ये रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज रेगुलेटरी एंजाइम्स आर दोज पर्टिकुलर एंजाइम्स व्हिच possess either the increased or the decreased enzymatic activity in response to these certain signals। नहीं समझ में आया? फिर से एलोस्टेरिक ये जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कौन सी एंजाइम होते हैं? वो एंजाइम हैं जो अपने एंजाइमेटिक एक्शन के लिए या तो इंक्रीज्ड रेट शो करेंगे या फिर डिक्रीज्ड रेट शो करेंगे। लेकिन क्या खुद ब खुद करेंगे? ऑब्वियसली खुद ब खुद तो नहीं कर सकते, कोई एक एक्सटर्नल सिग्नल चाहिए उनको, ईदर टू शो द इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी और टू शो द डिक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी। दिस इज हाउ द रेगुलेटरी एंजाइम्स वर्क, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज कैटालिटिक रेट को शो करेंगे इन लीव ऑफ द सर्टेन सिग्नल? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो एंजाइम हैं उनके पास में एक और प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। एक्चुअली में यहाँ पे 1 मोर लिखना चाहिए था, है ना। 1 मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल की सब यूनिट प्रेजेंट होती है इन रेगुलेटरी एंजाइम्स के पास में। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि क्योंकि एक से ज्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल के सब यूनिट है तो उनके पास एक से ज्यादा साइट होती है जहां पर ये बाइंड कर जाते हैं। अब क्या उस एक से ज्यादा साइट को भी आप एक्टिव साइट ही बोलेंगे? नहीं, एक्टिव साइट तो सिर्फ एक ही साइट होगी जहां पर हमारी एंजाइम बाइंड करेगी। वो एक्टिव साइट की तरह ही होती है, लेकिन वो एक एक्सटर्नल सिग्नल के लिए है। उस साइट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट नहीं बोलते, रेगुलेटरी साइट बोलते हैं। वो जो एक्सटर्नल सिग्नल है वो हमारी इस रेगुलेटरी साइट पर आके बाइंड करेगा और फिर वो एंजाइमेटिक के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने का मतलब, या फिर वो एज अ सिग्नल प्रोवाइड कराएगा।
ठीक है। अब ये जो, क्योंकि यहाँ पर ये रेगुलेटरी एंजाइम्स possess more than one protein molecule or they have more than one site that is known as the regulatory site other than that of the active site. So these particular enzyme, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आपकी लाइन, क्योंकि यही सेम क्राइटेरिया हमारी एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए भी फॉलो होगा, क्योंकि वो भी रेगुलेटरी एंजाइम्स का ही एक पार्ट है। तो जो हमारी एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं दैट डू नॉट फॉलो दी माइकलिस मेंटन इक्वेशन और माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। उस काइनेटिक्स के अंदर हमने जो ग्राफ देखा था वो कैसा ग्राफ था, वो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट प्रेजेंट है जिसको आपने बोला है रेगुलेटरी साइट, तो माइकलिस मेंटन की तरह ही यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व जो है वो नहीं मिलेगा हमें मिलेगा हमारा सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड कर्व मिलता है हमें हमारी एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में। पैरामीटर्स वही सेम होते हैं, ये V0 होता है, इधर एस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है और यहाँ मैक्सिमम हमारा Vmax दैट इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी डिनोट करेगा, वो सेम है, बस हमारा शेप ऑफ कर्व चेंज हो गया। वाई? बिकॉज यू हैव वन मोर साइड दैट लीड्स टू ईदर द इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ कैटालिटिक एक्शन एंड दैट पर्टिकुलर साइड इज नोन एज व्हाट इज नोन एज दी रेगुलेटरी साइट। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को जो इन रेगुलेटरी साइट्स पर बाइंड करते हैं हम बोलेंगे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, एंड दीज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स बाइंड रिवर्सिबली। अभी लास्ट लेक्चर में हमने जो इनहिबिशन का केस है उसमें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिशन देखा था, तो यहाँ पर ये जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बाइंड करेंगे? थ्रू दी रिवर्सिबल इंटरैक्शन बाइंड करेंगे, सिग्नल देने के बाद हट जाएंगे, वापस से रिसाइकल होकर दूसरी रिएक्शन के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है वो उसके साथ परमानेंट अटैच हो जाएंगे। दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ दिस एलोस्टेरिक एंजाइम्स गोज। और ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स हमने इसलिए भी इस लेक्चर में पढ़ी क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने में इन एलोस्टेरिक रिएक्शंस का बहुत बड़ा एलोस्टेरिक एंजाइम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। दैट इज व्हाई आई हैव प्रोवाइडेड यू विद अ सेपरेट लेक्चर ऑन दीज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगेन व्हाई? बिकॉज दीज एलोस्टेरिक एंजाइम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, in fact a vital role in catalyzing our metabolic reactions, right? So that's all for this lecture. We will meet again in the next lecture, but before that do like, share and subscribe the channel if at all you have not done that, ठीक है, because otherwise you will miss very important lectures like these in the upcoming sessions. So take care all of you, have a good day, bye bye, thank you.